तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि नेशनल इनकम को हम लोग किन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। ये सारे मेथड से हमने नेशनल इनकम का कैलकुलेशन सीखा था। और बच्चों नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अपने को बच्चों हमेशा ना हर स्टूडेंट ने ये चीज दिमाग में रखना चाहिए कि 3 मैजिकल फॉर्मूलेज जो मैंने आपको शुरुआत से बताए थे वो बहुत काम में आने वाले। जैसे कि हम लोगों ने ऐसा सीखा था कि नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है और अगर सब्सिडीज है तो इसे माइनस करना है। और लास्ट बच्चों हमने फॉर्मूला सीखा था नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक बात है। तो बच्चों अभी इस यूनिट के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बचे हैं और ये 2 पॉइंट्स खत्म होते ही यूनिट नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि बच्चों हम लोग सीख चुके हैं हर एक चीज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम जैसे टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे कि जीडीपी जैसे चीजों में क्या क्या चीजें कवर नहीं होती है, कौन सी चीजें इग्नोर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जीडीपी मेजर्स इग्नोर्स द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों बहुत लंबा लिस्ट लिखा है, तो ये सब मॉडल में लिखा है, ओके। अगर आप चाहो तो ये नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज मॉडल का रेफरेंस भी दे सकते हो, मॉडल का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक बात है। अच्छा, तो यहाँ क्या लिखा है, देखो जीडीपी मेजर्स इग्नोर द फॉलोइंग, क्या क्या इग्नोर करता है, ओके। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देयरफॉर जीडीपी पर कैपिटा इज अ कंप्लीटली इनएडिक्वेट मेजर ऑफ वेलफेयर, ठीक है। बच्चों देखो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सी जीडीपी पर कैपिटा, ये मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, सी पर कैपिटा का मीनिंग होता है हर पर्सन का जीडीपी का क्या अमाउंट आ रहा है, ठीक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, पर कैपिटा मतलब एक इंसान ने कंट्री के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसे हम लोग जीडीपी पर कैपिटा बोलते हैं, ठीक बात है। बच्चों देखो पर कैपिटा इनकम हो गया या फिर जीडीपी पर कैपिटा हो गया, इससे हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कंट्री के लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक बात है। अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन इंडिया में इतने रुपए कमाता है, तो इससे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा कि उसके रहने का तरीका कैसे है, ठीक है। बच्चों बेसिकली देखो ये पॉइंट जो है ना, ये क्या बताया, देखो यहाँ लिखा है कंट्रीज में हैव significantly different income distributions and consequently different levels of overall well-being for the same level of per capita income। देखो बच्चों आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सी ये इस सेंटेंस से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जीडीपी अगर हम लोग पर कैपिटा निकालेंगे, एक पर्सन का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, हम लोग एवरेज निकालते हैं कंट्री का, तो इससे हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि देश के लोगों की हालत कैसी है। बिकॉज बच्चों बहुत बार ऐसा होगा कि अपने कंट्री में हम लोग ऐसे देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर है, जिनके पास बहुत पैसा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने गरीब है कि इनकी हालत बहुत ही बुरी है, ठीक है। तो हम लोग एक एवरेज नंबर निकाल के अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि देश के लोगों की हालत कैसी रहने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल बच्चों, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिचेस्ट पर्सन फ्रॉम आवर कंट्री, मुकेश अंबानी, ठीक है, ओके। बच्चों 2018 में पूरे साल मुकेश अंबानी ने 300 करोड़ रुपीस पर डे कमाए, सो दिस इज हिज इनकम, राइट, 300 करोड़ रुपीस पर डे, दिस इज पर डे इनकम, राइट। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मुकेश अंबानी जो है ये 300 करोड़ हर दिन कमाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो अब आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे जो कितना पैसा कमा रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भूखे सो रहे हैं। तो हम लोग एक नंबर निकाल के ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि अपने देश के लोगों की हालत क्या है। यू कैन नॉट कैलकुलेट वेलफेयर, राइट। तो इससे हम लोग वेलफेयर का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये वही बोल रहा है कि जीडीपी के नंबर से, जीडीपी पर कैपिटा अगर हम लोग निकालेंगे तो इससे हमें अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि अपने कंट्री में बहुत अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ओवरऑल वेलबींग। तो ये वही चीज एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, आप लोग ये एग्जाम्पल भी चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक बात है। अच्छा, और क्या लिखा है नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स इन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज मैनेजरल इनोवेशंस which reflect true growth in output from year to year। अच्छा, ये क्या है बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया का जीडीपी का नंबर, ठीक है, अगर जीडीपी का नंबर आपके सामने रख दो
तो बच्चों ये जीडीपी तो एक नंबर होता है, रुपीस के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सो एंड सो करोड़ रुपीस इंडिया का जीडीपी है, राइट। बट बच्चों जीडीपी के नंबर से हमें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगेगा कि किस हिसाब से हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की, जैसे कि किस हिसाब से इंडिया 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी यूज करती थी और आज हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैनेजरल इनोवेशंस मतलब जिस हिसाब से बिजनेस को आज मैनेज किया जाता है और 10 साल पहले हम लोग जिस तरीके से बिजनेस को मैनेज करते थे, हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोगों ने ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट किया है। सही बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वे वी आर टीचिंग नाउ, ठीक है, दिस वाज नॉट पॉसिबल 10-20 years बैक। सही बात है ना। तो बच्चों देखो क्वालिटी जो है, टेक्नोलॉजी का जो इंप्रूवमेंट जो है, ये सब चीजों का अंदाजा आपको जीडीपी के नंबर से नहीं लगेगा, ठीक है। इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि ठीक है लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, प्रोडक्शन और एक्टिविटीज इंडिया में बढ़ रहे हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है। बट ये जीडीपी के नंबर से आप ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि कंट्री में किस हिसाब से टेक्नोलॉजी और मैनेजरल वर्क का जो इनोवेशन है उसमें कितने ज्यादा चेंजेस आए, ठीक है। तो जीडीपी नंबर जो है ये सारे पॉइंट्स को इग्नोर करता है, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो आई होप ये भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है। और क्या लिखा है, नंबर 3, production hidden from government authorities either because those engaged in it are evading taxes or because it is illegal, drugs, gambling। बच्चों ये बोल रहे हैं बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इंडिया में पैसा कमाते हैं बट वो पैसों का हिसाब किताब गवर्नमेंट नहीं देता, ठीक है। बच्चों दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्लैक मनी। इवेडिंग टैक्सेस मतलब लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं और इसी से क्रिएट होता है ब्लैक मनी, ठीक है। ऑब्वियस चीज ये है कि जो लोगों ने पैसा कमाया है, ठीक है, बट अगर वो पैसों का हिसाब किताब नहीं दे रहे गवर्नमेंट को क्योंकि उन्हें टैक्सेस नहीं पे करना है, तो इससे साफ साफ ये बात होगी, क्लियर होगी कि वो नंबर कभी भी जीडीपी में, नेशनल इनकम में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि लोगों ने अपना इनकम छुपाया है, दिखाया ही नहीं है, ठीक है। तो जो लोग अपना इनकम छुपाते हैं वैसे नंबर्स जीडीपी में कभी भी कैलकुलेशन में आएंगे नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये एक और चीज इग्नोर हो रही है जीडीपी में, राइट। इंडिया में बच्चों वैसे आपको एक चीज बता दो, ठीक है, देयर आर लेस देन 3% ऑफ द पीपल हु आर पेइंग इनकम टैक्स, ठीक है। मतलब 100 में से अगर 100 पॉपुलेशन तो इसमें से 3 से भी कम लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, और जितने भी लोग भर रहे हैं इनकम टैक्स उसमें से बहुत ज्यादा लोग टैक्स को इवेड करते हैं, यानी कि टैक्स की चोरी करते हैं। सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया कि ये नंबर तो पूरी तरीके से इग्नोर ही हो रहा है, ठीक बात है। और इलीगल इनकम अगर होगा तो कोई भी पर्सन जो इलीगल बिजनेस कर रहा है, गलत काम कर रहा है, जो लॉ ने अलाउ नहीं किया है, उसका हिसाब किताब तो ये गवर्नमेंट को जाके बोलेगा नहीं, तो ये भी नंबर कहीं ना कहीं जीडीपी में इग्नोर हो रहा है। सही बात है, हम लोगों ने सीखा भी बच्चों ये सब बैड्स में आता है और इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सारी चीजें जीडीपी के कैलकुलेशन में कंसिडर करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी इग्नोर हो रहा है कि ड्रग्स हो गया, गैम्बलिंग हो गया, सब इलीगल बिजनेस जो है उसका इनकम जो लोग भी कमा रहे हैं, जो भी होते हैं इलीगल बिजनेस से इनकम, ठीक है, ये सब इग्नोर किया जाता है, जीडीपी के नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और क्या लिखा पढ़ते हैं, non-market production and non-economic contributors to well-being, for example health of country citizens, education levels, political participation or other social and political factors that may significantly affect well-being levels, ठीक है बच्चों। इसका मीनिंग क्या है, ये देखो, ये सिंपली अपने को ये बोल रहा है जीडीपी के नंबर से कंट्री के लोग कितने हेल्दी है, खाने पीने को मिल रहा है क्या लोगों को, ये सारी चीजें हम लोग मेजर नहीं कर सकते बच्चों। जीडीपी इज मोर ऑफ अ क्वांटिटेटिव नंबर, ठीक है। हमें क्वांटिटी समझ में आ रहा है, इतने रुपए कमा रहे लोग अपने कंट्री में, इतने रुपए का हिसाब किताब हो रहा है, इतने रुपए का प्रोडक्शन और सर्विसेज रेंडर किए गए साल भर में, ठीक है। हमें ये अंदाजा नहीं लगेगा कि जीडीपी के नंबर से लोगों की हेल्थ कैसी है, ठीक है, लोग कितने साल जी रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिटिविटी कितनी है, मतलब लोगों का लाइफ स्पैन कितना है, ओके। उसके बाद में जो एजुकेशन लेवल, लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, ये भी हम लोगों को अंदाजा नहीं लगेगा ना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोग कितने अवेयर है, ठीक है, सोसाइटी में लोग कितने अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स इग्नोर होते हैं क्योंकि जीडीपी सिर्फ फोकस करता है नंबर्स पे, ठीक बात है। अच्छा, तो ये वही लिखा है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स इग्नोर होंगे अगर हम लोग सिर्फ नंबर्स पे फोकस करेंगे तो, ओके। अच्छा, और क्या लिखा है, the disutility of loss of leisure time, we know that other things remaining the same, a country's GDP rises if the total hours of work increase। बच्चों ये क्या होता है, देखो लेजर टाइम मतलब क्या, ठीक है। लेजर टाइम मतलब सिंपली स्पीकिंग बच्चों, लेजर टाइम मतलब अगर मान के चलो कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इससे जीडीपी पे बहुत गहरा असर होगा, ठीक है बच्चों। लेजर टाइम में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, मान के चलो मैं आराम कर रहा हूँ और मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे हॉबीज जो है मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ, तो बच्चों जो भी पर्सन आराम करता है और आराम के टाइम में मान के चलो ऐसा कुछ हॉबी वो परस्यू कर रहा है, तो ये सारी चीजें जीडीपी के कैलकुलेशन में कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि इसका कुछ मार्केट नहीं होता और हम लोग किसी से पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं,
तो लेजर टाइम में किया हुआ हर एक काम इग्नोर किया जाता है, ठीक है। और जो हम लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग नंबर्स में तोल सकते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग मार्केट में वैल्यू होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, तो मतलब इसकी मार्केट में कुछ कीमत है मेरे सर्विसेज की, तो जो ये सारी चीजें ही हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं। तो बाकी जो लेजर टाइम एक्टिविटीज है ये सब इग्नोर होता है, जीडीपी इसको कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। अगेन दिस इज द पॉइंट व्हिच वाज रिटन हियर। अच्छा, और क्या लिखा है? इकोनॉमिक बैड्स, फॉर एग्जांपल क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन etc which make us worse off, ठीक है बच्चों। इकोनॉमिक बैड्स मतलब देखो अपने कंट्री में बच्चों आपको ये बिल्कुल पता रहना चाहिए कि क्राइम का रेट बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली का पोल्यूशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन के आ रहा है, ठीक है। ट्रैफिक कंजेशन, मुंबई बेंगलोर जैसे सिटीज में, बेंगलुरु जैसे सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारी चीजों को हम लोग इकोनॉमिक्स में बैड बोलते हैं, इकोनॉमिक बैड्स होते हैं, क्योंकि इससे जीडीपी स्लो होता है। बट इंडिया के जीडीपी के नंबर से हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सारी चीजें एक्चुअली प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। जीडीपी तो सिर्फ एक नंबर बोलेगा, उससे कैसे अंदाजा लगाओगे आप कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम कितना है, क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, कितने तेजी से बढ़ रहा है, पोल्यूशन का कितना बड़ा इशू है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये सब इग्नोर होता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज वर्स ऑफ। वर्स ऑफ मतलब इससे जीडीपी स्लो हो रहा है, सही है, जो नंबर एक्चुअली आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। बट इससे हम लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अपने कंट्री में कितने सारे इकोनॉमिक बैड्स है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट जो है जीडीपी पे कितना हुआ, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है? Volunteer work and services rendered without remuneration undertaken in economy, even though such work can contribute to social well-being as much as paid work। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? देखो अभी मान के चलो सपोज कोई पर्सन है जो फ्री में खाना बांट रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्लेसेस होते हैं जहाँ पे फ्री में खाना बांटा जाता है। तो अगर मान के चलो गरीब लोगों को मैं खाना बांट रहा हूँ, ठीक है, तो जो अगर मैंने 100 गरीब लोगों को खाना बांटा तो इसका जीडीपी पे इम्पैक्ट कितना होगा पता है? आंसर इज 0। वाई? बिकॉज ये काम करने के लिए मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मान के चलो ये काम करने के लिए मेरे को पैसा नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भले ही मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ, बट क्योंकि ये चीज इग्नोर की जा रही है तो ये बहुत गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है वॉलंटियर वर्क एंड सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट रेम्यूनरेशन undertaken in economy even though such work can contribute to social well-being as much as paid work। मतलब पैसा लेके मैं जो काम करूंगा और पैसा लिए बगैर जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, एज सच लोगों का तो पेट भर रहा है, वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पैसे चार्ज भी करूंगा तो भी उनको खाना मिल रहा है, अगर मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा तो भी उनको खाना मिल रहा है, सही बात है। बट मैं अगर फ्री में दूंगा तो लोगों की भलाई हो रही है क्योंकि उनको पैसा देने की जरूरत नहीं हो रही है। बट ये सारे पॉइंट्स जीडीपी में इग्नोर होते हैं, कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट अगर मान के चलो मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ तो सर्विस का जो अमाउंट है वो 0 हो जाएगा, सही बात है ना, ठीक है। अगर मैं गुड्स फ्री में बांट रहा हूँ तो उसका अमाउंट 0 होगा, तो जीडीपी में तो नहीं आ रही है। बट अगेन मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में वेलफेयर हो रहा है, ये भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये लोगों को समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि दिस इज इग्नोर्ड व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी, ठीक बात है, ये वही बोल रहे हैं बच्चों, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एग्जैक्टली और क्या लिखा है। Many things that contribute to our economic welfare such as leisure time, ठीक है बच्चों, लेजर टाइम से भी इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, जी हाँ। अगर मान के चलो मैं 24 घंटे काम करूंगा तो डेफिनेटली मेरे हेल्थ पे बहुत बुरा असर होगा और मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। हमें 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है, ठीक है, अच्छे से काम करने के लिए, ओके। कुछ लोग होते हैं जो 6 घंटे भी सोते हैं, 7 घंटे भी सोते हैं, बट बच्चों ऑफकोर्स लेजर टाइम इज वेरी मच नीडेड। अगर हम लोग अच्छे से ढंग से सोएंगे नहीं, अगर हम लोग ढंग से रेस्ट नहीं लेंगे, अगर हम लोग हमारे ऐसे कोई एक्टिविटीज जिससे हमें खुशी मिलती है, हॉबीज हम लोग परस्यू नहीं करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी, ठीक है। आप लोग भी दिन भर पढ़ नहीं सकते, राइट, ठीक है। आप लोग डिवाइड करते ना, पढ़ाई के कितने घंटे हो गए, आराम के कितने घंटे हो गए। अगर मान के चलो सिर्फ दिन भर पढ़ोगे ही पढ़ोगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत कमजोर हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो वी नीड टू कीप अ बैलेंस, सही है। तो लेजर और वर्क में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो लेजर से हमारा वर्क करने का एफिशिएंसी बढ़ता है, सही है। तो ये वही लिखा है लेजर टाइम फेयरनेस, मतलब हम लोग कितने सच्चाई से काम कर रहे हैं, ट्रूथ एंड फेयर, ठीक है। ट्रू एंड फेयर हम लोग यहाँ पे व्यू भी रखते हैं अकाउंट्स में भी, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी वेल फीलिंग, यहाँ पे मतलब बेसिकली सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो ना वेलफेयर में जिसका कंट्रीब्यूशन, ये सब जीडीपी इग्नोर कर रहा है, ओके। और लास्ट क्या लिखा है? Increased expenditure on police due to increase in crimes may increase GDP, but these expenses only prevent us from being worse off, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे और क्या लिखा है, अगर मान के चलो गवर्नमेंट पुलिस पे बहुत खर्चा कर रही है तो इससे जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि उनका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है। बट बच्चों एक्चुअली ये सब एक्टिविटीज जो है ना, इससे हम लोग
कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, देखो पुलिस डिपार्टमेंट कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बट पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन जो चीज का होने चाहिए अच्छे से उसको ही यहाँ पे मेंटेन करे, बुरी चीजें होने से रोक रही है, खुद एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही। सेम इज विद आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट वो जो काम कर रहे हैं इससे प्रोडक्शन जो है वो बुरा जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ठीक है, दे आर प्रिवेंटिंग थिंग्स फ्रॉम यू नो वर्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, तो यहाँ पे फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ, तो यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन की जा रही है बच्चों। ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे कोई चीज, बट डेफिनेटली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना इससे हमारा प्रोडक्शन जो स्लो रहा था वो स्लो नहीं होगा। ठीक बात है। अच्छा, और क्या लिखा है, however no reflection is made in national income of negative impacts of higher crime rates। ये देखो ये कितनी सही पॉइंट यहाँ पे लिखी है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अगर मान के चलो क्राइम को हम लोग कम कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे खर्चा करके, तो इसे हम लोग जीडीपी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट मान के चलो सपोज इम्पैक्ट ऑफ हायर क्राइम रेट जो ये तो पूरी तरीके से इग्नोर ही हो रहा है। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल से होपफुली ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। As another example, automobile accidents result in production of repairs, output of medical services, insurance and legal services। देखो बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान के चलो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इससे अपना जीडीपी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, बिकॉज जब भी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो कुछ सेक्टर्स का यहाँ पे फायदा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिपेयर होता है गाड़ी का, अगर मान के चलो मैं गाड़ी को रिपेयर कर रहा हूँ, सही है, या फिर सपोज मेडिकल सर्विसेज, बिल्कुल डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे अगर वो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, लीगल सर्विसेज हो गए, अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम करना है, कुछ लीगल सर्विसेज का यहाँ पे अगर हमें यूज करना है, ओके, एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया, तो ये सबसे प्रोडक्शन बढ़ता है, बराबर है। बट बच्चों देखो यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ गया है या फिर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, ये सारे पॉइंट्स इग्नोर हो रहे हैं ना। ठीक है, हम लोग क्या करें, हम लोग सिर्फ इसका प्लस साइड देख रहे हैं, इसका जो माइनस साइड है, नेगेटिव साइड है, वो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मान के चलो क्राइम रेट बढ़ गया, क्राइम रेट बढ़ गया, तो इसको कम करने के लिए क्या करना है, कम करने के लिए आपको पुलिस डिपार्टमेंट पे खर्चा बढ़ाना है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में खर्चा बढ़ाओगे तो ये जीडीपी में कंसिडर होगा। ठीक है, बट क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो आपने इग्नोर कर दिया, ये तो जीडीपी के नंबर से समझ में ही नहीं आएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसा मिल रहा है, ये आप जीडीपी में बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बट क्राइम रेट जो बढ़ गया है ये भी तो बताना चाहिए, बट ये समझ में कैसे आएगा आपको नंबर से। ठीक बात है। अच्छा, अगर मान के जो सपोज लीगल डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस, मेडिकल सर्विसेज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इनके वजह से अगर सपोज जीडीपी में ग्रोथ आती है, जो कि बिल्कुल आती भी है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बट जीडीपी के नंबर से ये कैसे समझ में आएगा कि एक्सीडेंट्स बढ़ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड्स को कंसिडर कर रहे हैं जीडीपी में। ठीक है, बट जो निगेटिव साइड्स है जैसे क्राइम रेट बढ़ गया, एक्सीडेंट बढ़ गया, ये सारे पॉइंट्स तो इग्नोर हो रहे हैं। ठीक है, दीज आर इग्नोर्ड, सही है ना, ये इग्नोर हो रहा है। क्राइम रेट बढ़ गया, इग्नोर हो गया, पुलिस का सैलरी बढ़ गया, कंसिडर हो रहा है, एक्सीडेंट्स बढ़ गए, इग्नोर हो रहा है, बट रिपेयर आउटपुट हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा जो इंश्योरेंस कंपनीज कमा रहे हैं, लीगल सर्विसेज देने वाले लोग जो पैसा कमा रहे हैं, ये सब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जीडीपी में कुछ पॉइंट्स कंसिडर होते ही नहीं है, इग्नोर किए जा रहे हैं। सो अगेन दिस इज समथिंग विच यू ऑल मस्ट कीप इन माइंड। ओके बच्चों, ये सारे पॉइंट्स जो है ना इग्नोर हो रहे हैं, जीडीपी मेजर्स इग्नोर द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा देखते हैं और क्या लिखा है। कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज रिलेटेड टू मेजरमेंट्स आर, मतलब और भी क्या डिफिकल्टीज है जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा है लैक ऑफ एन एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है। देखो बच्चों, नेशनल इनकम का कोई ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कि ये डेफिनेशन है और ये यहीं पे स्टोरी खत्म होगी। हम लोग मेथड्स भी अगर देखेंगे तो तीन तीन अलग अलग मेथड्स है, और बहुत बार कोई एक मेथड को एक जगह यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इससे नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में बहुत सारी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, और भी देखेंगे हम लोग डिफिकल्टीज क्या है, जिससे आपको एक पूरा पॉइंट समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें अगर ढंग से हम लोग फर्क ना समझ पाए फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में, तो हो सकता है कि हम लोग डबल बार काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक बात है। तो बच्चों देखो, जैसे कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि से रबर हो गया। ठीक है, रबर डायरेक्टली मार्केट में बेचा जा सकता है, या फिर रबर को हम लोग टायर्स में यूज कर सकते हैं। अगर रबर डायरेक्टली मार्केट में बिक रहा है तो ये फाइनल गुड्स हो गए, बट अगर रबर को अगर हम लोग टायर में यूज कर रहे हैं तो रबर हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है, अगर कभी कभी हमें फर्क समझ में ना आए तो हो सकता है कि डबल डबल काउंटिंग हो रही है, जिससे अगेन जीडीपी और नेशनल इनकम का कैलकुलेशन गलत हो सकता है।
तो एक और चीज बोल रहे हैं, ठीक है। इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, बच्चों ट्रांसफर पेमेंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट में एक पर्सन के पॉकेट से पैसे निकले, दूसरे पर्सन के पॉकेट में पैसे गए, ना तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ही सर्विसेज रेंडर हो रहे हैं। बच्चों ट्रांसफर पेमेंट का इशू जो है वो भी अगर मान के चलो सही तरीके से अगर हम लोग कंसिडर नहीं करते तो ये भी बहुत मुश्किल हो सकता है, फिर जीडीपी और नेशनल इनकम का नंबर गलत निकलेगा अगर ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर नहीं किया गया तो, ठीक है। और क्या लिखा है, डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या, वेरी सिंपल बच्चों, 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मिक्स्ड इनकम के बारे में मैंने बोला था, ठीक है बच्चों। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिक्स्ड इनकम में मैंने आपको बोला था कि इसमें हमको कंसिडर करना पड़ेगा जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होता है। मैंने पोटैटोज का एग्जांपल बच्चों आपको बोला था और हर लेक्चर में मैं यही एग्जांपल आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। अगर कोई फार्मर है जिसने 100 पोटैटोज ग्रो किए, 99 खुद खा लिए और एक मार्केट में जाके बेचता है, तो 99 खुद खा लिए ना, इसका भी हमें हिसाब रखना पड़ेगा। बट अगर मान के चलो कोई आप फार्मर को जाके पूछो कि तूने पिछले साल में कितने पोटैटोज ग्रो किए, उसके पास हिसाब ही नहीं होगा। वो कितना खाया है पोटैटोज, कितना सेल्फ कंजम्पशन किया, क्या हिसाब होगा उसके पास। तो अगर हिसाब वो रखता ही नहीं है सही तरीके से तो डेफिनेटली गलती होगी यहाँ पे कैलकुलेशन में, ठीक बात है। तो वही बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे, डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास वो नंबर अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, और क्या लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड एट कांस्टेंट प्राइसेस। मैंने आपको ये बोला था बच्चों, हम लोग बहुत बार प्राइसेस कांस्टेंट रखते हैं और हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कितना है ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके, और हम लोग बेस ईयर से ये कंपेयर करते हैं, तो बहुत बार यहाँ पे भी गलती हो सकती है। अच्छा, और क्या लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। यस, बहुत बार गवर्नमेंट के जो सर्विसेज होते हैं ना उसका कुछ मार्केट में वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट को सैलरी कितना देना चाहिए, ठीक है, तो इसका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं, हो सकता है कि ये लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, दिस कैन बी अ बिट ऑफ डिफिकल्ट पार्ट। तो यहाँ पे अगर गलती हो गई तो अगेन अपना नेशनल इनकम और जीडीपी गलत निकलेगा, ठीक है। तो इसका कुछ मार्केट में वैल्यू नहीं होता है बच्चों, हम लोग एक अंदाजा उनको सैलरी देते हैं उनके बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वर्क के लिए। ओके, और क्या लिखा है, अदर चैलेंजेस रिलेट टू इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा एंड लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डेटा। मतलब जो हमारे पास डेटा है वो इनएडिक्वेट है, क्यों, क्योंकि लोग टैक्स की चोरी करते हैं, ब्लैक मनी, ठीक है, काला धन, टैक्स इवेजन। इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना। अगर लोग टैक्स की चोरी करते हैं बच्चों तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डेटा, मतलब जो भी डेटा अवेलेबल है वो भी बहुत गलत ऐसा हो सकता है कि लोग बता रहे हैं कि इनका इनकम इतना है, बट ये भी तो हो सकता है कि वो जो इनकम बता रहे वो रिलायबल नहीं है क्योंकि लोगों ने पैसा छुपाया है खुद का बहुत, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, इसका मीनिंग क्या है, आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स नॉन मोनेटाइज सेक्टर का, ठीक है बच्चों। मान के चलो सपोज से कोई वॉचमैन है, ठीक है, इसको सैलरी मिल रही है, या फिर से कोई वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने वाला, ये पैसे कमा रहा है, ठीक है बच्चों। ये वॉचमैन हो गया, वेजिटेबल सेलर हो गए, ठीक है, ये सारे लोग नॉन मोनेटाइज सेक्टर में आते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये लोग कितना कमा रहे हैं इसका अंदाजा जो है वो लग ही नहीं सकता है, और इनका जो कैलकुलेशन है जीडीपी में बहुत बार आता ही नहीं है। क्यों, बिकॉज दे आर फ्रॉम नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटाइज मतलब ये होगा कि ये बहुत सही तरीके से इनका जो भी पैसे कमाया वो हिसाब किताब है गवर्नमेंट तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो हर हफ्ते में मान के चलो कोई सब्जी बेच रहा है, ठीक है, और सब्जी मंडी में जाके इसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया जो भी है, बट ये लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं ये पूरी तरीके से इग्नोर होता है, बिकॉज ये लोग कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरते भी नहीं क्योंकि इनका इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है। अंदाजा लगेगा ही नहीं कि इन्होंने कितना पैसा कमाया, ठीक है। और इनके पास खुद के पास पैसों का हिसाब किताब नहीं होता कि इन्होंने इतने सालों में कितना पैसा कमाया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इग्नोर हो रहा है, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली पैसा कमाते हैं, ठीक है, डेली वेज अर्नर्स होते हैं, वॉचमैन हो गया या फिर वेजिटेबल सेलर हो गए जो हफ्ते में एक बार पैसा कमाते हैं सब्जी बेच के, वॉचमैन जिनको महीने में सैलरी मिलता है, इनका हिसाब किताब हमें मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो जो ये सारे सेक्टर्स अगर इग्नोर होता है तो डेफिनेटली जीडीपी और नेशनल इनकम बहुत कम दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगेन मैं आपको यही बता रहा था सेल्फ कंजम्पशन का, वो पोटैटोज वाला एग्जांपल वापस यहाँ पे आ गया, सेम वही डिफिकल्टी यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है।
एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। ठीक है, वही बोल रहा हूँ, लोग अपने इनकम का हिसाब किताब रखते नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इंडिया में अनपढ़ है, बिल्कुल है, ठीक है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 30% इंडिया का पॉपुलेशन जो ना वो इलिटरेट है, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग हिसाब किताब रख ही नहीं पाते कि उन्होंने कितना पैसा कमाया। ठीक है, तो ये भी है, इग्नोरेंस भी है, पीपल आर इग्नोरेंट। विलेजेस में बहुत सारे लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में बहुत सारा इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है बच्चों अपने कंट्री में। और लास्ट क्या लिखा है, एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब ये बात कर रहा है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन जो हम लोग निकालते हैं बहुत बार, ठीक है, हम लोग बच्चों ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सही है, तो हम लोग जब भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, तो नेट कैसे निकालोगे, उसमें डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज करें, कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन का यूज करें, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, तो इसलिए हम लोग सही तरीके से कैलकुलेट कभी नहीं कर पाते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, जीडीपी का जो भी नंबर आता है, या फिर जीडीपी पर कैपिटा बोल दो, नेशनल इनकम बोल दो, जो हम लोग हर साल मेजर करते हैं, ये एक अंदाजा होता है बच्चों। दीज नंबर्स आर नॉट एक्यूरेट एस्टिमेशन, ये एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट इतना ही जीडीपी हम लोग ये बोल नहीं सकते बच्चों, क्योंकि इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, ये निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। सो ये सारे चैलेंजेस और डिफिकल्टीज है, और बच्चों ये आपको लर्न करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, एटलीस्ट ये 5 में से 3 पॉइंट्स तो याद रहना ही चाहिए, और ये भी पॉइंट्स में से आपको ऊपर के पॉइंट्स में से भी कुछ पॉइंट्स लर्न करने चाहिए। यहाँ से भी 9 में से आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स तो लर्न होना ही चाहिए। एग्जाम में अगर एक आधी बार क्वेश्चन आ गया तो आपको इसका आंसर बिल्कुल करने आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यूनिट 2 को हम लोग अब इंस्टेंटली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे यूनिट 2 ऑफ द सेम चैप्टर 1। ठीक बात है, यस।